हम सियासत को कांग्रेस सोचते हैं या सियासत को बीजेपी सोचते हैं? सियासत कांग्रेस या बीजेपी नहीं है। तो मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि सियासत हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट की राह पे अजमाता है, वो सियासत नहीं करता है, वो मतलब में कौम की और देश की गद्दारी करता है। मुसलमान के ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के पिट्ठू ना बने या बीजेपी के पिट्ठू ना बने। रिजवान कादरी पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन सियासी हालात और कौमी मसलों पर उनकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत है। उन्हें कौमी एकता की मिसाल माना जाता है, क्योंकि बीते कई दशकों से वे गैर मुस्लिम पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अहमदाबाद की जुहापुरा में मौजूद कई हाई राइज इमारतों के पीछे उनकी सोच और मेहनत है। उनका कामकाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि अफ्रीका के कई देशों तक फैला है। अफ्रीका के लुमुबाशी स्टेट की विधानसभा और कांगो देश की पार्लियामेंट की इमारत का डिजाइन उनकी कंपनी ने तैयार किया है। उनकी हिंदू मुस्लिम साझेदारी वाली कंपनी ने अब तक कई मंदिरों और मस्जिदों का डिजाइन निशुल्क किया है। वह 2009 से 2024 तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अध्यक्ष रहे। जब उन्होंने कमेटी की जिम्मेदारी संभाली, तब संस्था की मासिक आमदनी 33,000 थी, और जब उन्होंने पद छोड़ा तब यही आमदनी 17 लाख तक पहुंच चुकी थी। उनका मानना है कि वक्फ के जरिए मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसी सोच के तहत उन्होंने अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वलसाड़ और नंदासन जैसे कई शहरों में सेमिनार आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। जब केंद्र सरकार नया वक्फ बिल लेकर आई, तब उन्होंने जेपीसी के सामने खुलकर अपनी बात रखी और कौम की आवाज को मजबूती से पेश किया। वे वक्फ से जुड़े कई नेशनल सेमिनारों में हिस्सा ले चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इस ढांचे को मजबूत करने की रूपरेखा भी तैयार की है। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा से की और तब से आज तक आर्किटेक्चर की दुनिया में एक बड़ा नाम बने हुए हैं। उनकी कंपनी अब तक 2,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे चुकी है और आज उनकी टीम में 60 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। राजनीतिक सोच की बात करें तो रिजवान कादरी का साफ मानना है कि देश की तरक्की और आम आदमी को सियासी ताकत दिलाने वाली सोच के साथ वे हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। गुजरात में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी लगातार शून्य क्यों हो रही है? इस गंभीर मुद्दे पर रिजवान कादरी ने क्या कहा, जानिए इस खास इंटरव्यू में। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूँ। इस देश में हर समुदाय के लोगों की सियासी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया था। उसमें आप जानते हैं कि दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय के लिए अलग से सीटों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन गुजरात में 10% मुसलमानों की आबादी है, बावजूद इसके सिर्फ एक विधायक। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को भी सियासी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन देनी चाहिए या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के बारे में ना मुस्लिम सियासतदान बात करते हैं, ना मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता बात करता है। इसीलिए इसी एक अहम सवाल को लेकर हम बातचीत करने के लिए रिजवान कादरी साहब के पास पहुंचे हैं। रिजवान साहब पेशे से आर्किटेक्चर है, लेकिन सियासत को लेकर ये पैनी नजर रखते हैं। इनका सियासत को लेकर क्या कुछ रुझान है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। रिजवान साहब, सबसे पहला सवाल यही कि कैसे सियासी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है? देखो, पहले तो सबसे पहले मैं एक ही चीज कहूंगा कि सियासत हिस्सेदारी को बहुत अलग नजर से हम लोग देखने के लिए यूज्ड टू रहे हुए इंडिया में। सियासत हिस्सेदारी को हम सिर्फ पार्टी तक महदूद रखते हैं, जैसा बीजेपी रही, कांग्रेस रहा, मीम रहा। मुसलमानों की नजर से ये तीन पार्टी कहीं ना कहीं प्लस माइनस रहती है गुजरात के अंदर। दिल्ली में आपकी बात सियासी हिस्सेदारी रही, जैसे आपने भी बातों में एक कहा कि मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी की रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ हूं। इस सियासत के अंदर जिसको भी सियासत की हिस्सेदारी करेगा उसने अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे पटेल लोगों ने अपने आप प्रूव किया हुआ है कि मतलब मैं ऑलरेडी पटेलों की बस्ती गुजरात के अंदर मुश्किल से 13 से 17% के बीच में, उसके बाजू में उसका हिस्सेदारी है, उसका लायंस रहा है। कोई भी पार्टी है पटेलों को मतलब में कायम रखती है। वो मजबूत क्यों बनी? मजबूत बनने का हिस्सेदारी है सोशल अपने उनकी हिस्सेदारी, और सेकंड चीज है इकोनॉमिकल पावर। डेफिनेटली मतलब मैं आपने जिस तरह से दलितों आदिवासियों की बात करी,
वो सोशली भी पीछे रहे हुए और इकोनॉमिक भी पीछे रहे हुए, इसके लिए उनको पावर देने के लिए मतलब ये चीज करी गई हुई है। लेकिन रिजवान साहब, सवाल इसलिए उठ रहा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसमें ये कहा जाता है कि इस देश के मुसलमानों की पोजीशन, कंडीशन जो है वो दलित समुदाय के लोगों से भी बदतर हो गई है। सियासी हिस्सेदारी में रिजर्वेशन की बात इसीलिए की जा रही है कि आज कोई भी मुद्दा हो, एक ही विधायक कैसे उठा सकता है। जब आप एक नहीं है और बटे हुए हैं तो रिजर्वेशन अगर मिलता है तो शायद बहुत सारी सीटें होंगी जहां से आप जीत सकते हैं। आज देखें, जिग्नेश मेवाड़ी है, शैलेश परमार है, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों से जीत कर आ रहे हैं। यानी अब देखो, मैं अब वही बात पे मैं आने की बात करता हूं। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए मगर अपना से मजबूत होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान बटा हुआ रहा और उनको सियासत की पावर की ख्याल नहीं रहा। उसी वजह से मतलब में वो सियासत हिस्सेदारी का पावर नहीं बन सका। पटेलों ने ये सब चीजों पे बहुत गौर किया और गौर करने के बाद इकोनॉमिकल पावरफुल तो हुए। अपने अभी अपने गवर्नमेंट की यूपीएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर में भी मतलब में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। और अपने उसके बाद सोशल हिस्सेदारी तो गुजरात के अंदर बढ़ी रही हुई है, उसमें भी मतलब में डिफरेंट अपने कड़वा पटेल, लेवा पटेल, डिफरेंट पटेल। मगर जब सियासत हिस्सेदारी की बात आती है, जब एक हो जाते हैं मुसलमानों में, कभी भी वो ये चीज की इंपॉर्टेंस उनको पता नहीं है। तो मुसलमानों के ये समझना पड़ेगा कि सियासत हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में सर काउंट किए जाते हैं। मतलब में क्वालिटी नहीं होती है, कि क्वालिटी बाद में आती है, पहले बाद में वोटिंग राइट्स की बात आती है। और वो वोटिंग राइट्स के बाद में जो बात बनती है और उसकी गेम्स खेलती है, वो गेम्स की तह काम किया जाता है। डेफिनेटली मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वो कांग्रेस हो या फिर मतलब में बीजेपी हो। मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हर किसी ने किया हुआ है और वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जाता। जब उनकी मतलब में डिमार्केशन लिमिटेशन बनाई जाती है कि कोई भी अपने पॉलिटिकल अपने जब में तो उसको मतलब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि मुसलमान सियासी हिस्सेदारी में आएगा तो उनके लिए भी तकलीफ होगी और बीजेपी को भी लगा हुआ है। मुसलमान के ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के पिट्ठू ना बने या बीजेपी के पिट्ठू ना बने। मुसलमान सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के पिट्ठू रहे हुए, वो कभी भी मतलब में स्ट्रांगली बात नहीं करती है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का काम है सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर के हिस्सेदार जब तक होंगे, जब तक आप सोशल वेलफेयर की बात करेंगे, जब तक हम आपके साथ आएंगे। मगर जब आप हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, जब आप देश के अगेंस्ट की बात करोगे, तो हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कितने पिट्ठू लोग जो ऑलरेडी कांग्रेस में भी रहे हुए कि या मतलब एक बीजेपी में भी रहे हुए, वही लोगों की वजह से मतलब में मुसलमानों के अंदर जो सियासत हिस्सेदारी में अपने पावरफुल लोग हैं वो मायूस हो जाते हैं और एक्टिवली आगे नहीं आतेंगे। ये एक प्रॉब्लम रहा हुआ है। जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे आप अहमदाबाद में हैं, मैं भी अहमदाबाद में हूँ। पिछला जो विधानसभा इलेक्शन रहा, कहीं ना कहीं देखने को ये मिला कि जमालपुर में जब एक समुदाय के लोग एक साथ हो गए और अलग अलग लोग वहां पे भी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन दरियापुर में जब समुदाय के लोग अलग अलग हिस्सों में बटे तो गयासुद्दीन जैसा एक सीनियर लीडर को हार का सामना करना पड़ा। आपसी नाइत्तेफाकी कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है मुस्लिम समुदाय के लिए, वो सियासत के तौर? देखो, आपसी इत्तेफाकी और पर्सनल इंटरेस्ट दोनों चीज इतने ही है। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी में कितने लोग जुड़े हुए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती, उसके बावजूद कि वो पॉलिटिकल पार्टी में कितने लोग जुड़े हुए। क्यों उनका सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है। उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो उनकी खुद के फायदे के लिए, मफाद के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग भी नुकसान कर रहे हैं और जो लोग मतलब में कोई पावरफुल लीडर है या कोई जो मतलब में अपने सियासत में हिस्सेदारी दे सकता है और कौम के काम में आ सकता है, उसको भी वो खुद की आपसी रंजिश की वजह से, यानी उसकी वजह से वो उसको भी मतलब में नुकसान करता है। यानी जो कुछ भी सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है वो कौम का नुकसान करता है, देश का नुकसान करता है और सोशल वेलफेयर सिस्टम का नुकसान करता है। वो लोगों की सोच बहुत छोटी है, वो सिर्फ यूं सोचते हैं कि मेरा क्या होगा या मेरे परिवार क्या होगा या मेरे दोस्तों का क्या होगा। जब तक वो उससे ऊपर से नहीं उठेंगे, मेरी सोसाइटी का क्या होगा, मेरे माशरे का क्या होगा। मेरी सोसाइटी और माशरा इंडिया का एक बड़ा सा हिस्सा है और वो मेरे सोसाइटी या माशरा एक लेवल पे जो पावरफुल बनेगा और काम होगा तो देश मजबूत होगा। वो चीज अपने हर एक के सोचने की जरूरत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोचती है कि 2% 5% को हम लोग पीछे कर देंगे, वो पीछे करने की जो सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम की वजह से वो लोग नहीं सोच रहे देश का नुकसान कर रहे हैं। वो भी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद
उनके सोच से अपने कैसे माजूर है, जो मतलब में ऐसी छोटी सोच रखने वाली पार्टी है, और वो पार्टी की वजह से देश का नुकसान हो रहा है। वो हम जो समझदार लोग हैं वो उसके लिए उनके अगेंस्ट में भी, वो पॉलिटिकल पार्टी के भी है, वो समझते हैं कि भाई ये देश का नुकसान कर रहा है, या किसी एक कौम का या किसी छोटे माशरे का नुकसान नहीं कर रहा है। यानी लेकिन वही है ना कि जैसे दो नेता है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, दोनों स्टेज पर गले लगेंगे, हंसेंगे, मिलेंगे, बाहर जाते ही उनके दोनों के बीच की जो रंजिशें हैं वो साफ झलकने लगती है। क्या ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें पार्टी लेवल से उठकर कौम की, उम्मत की बात हो, तो तमाम लोगों को एक साथ आना चाहिए? 100%। जब तक ये डेमोक्रेसी के अंदर मतलब में जो हमारे यहाँ जमहूरियत है, वो जमहूरियत जो डेमोक्रेसी के अंदर जब तक हम लोग साथ में नहीं आएंगे, जब तक काम नहीं होगा। और जो इंसान मतलब मैं इंसान को यूं कहूंगा कि हम लोग मुसलमान हैं, और हम लोग मतलब में मुसलमान में अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं। हम लोग सवाब जारिया के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद हम ऐसे अच्छे काम करके जाएंगे तो सवाब जारिया मिलेगा हमारे को। ऐसे लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप आपकी पर्सनल अपने इंटरेस्ट की वजह से कौम का नुकसान करोगे, समाज का नुकसान करोगे, सोशल वेलफेयर का नुकसान करोगे, तो सवाब जारिया की तरह सवाब अजाब आपको मिलेगा। जब तक वो उनके दिमाग में ये बात आएगी तो उनको समझदारी आएगी, और अपने हो गया, और ऐसे नुकसान भी हो रहे हैं और वो नजर के सामने दिख रहे हैं। यानी सवाब अजाब तो अजाब की बात जो करते हैं हम लोग, कहते हैं कि जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन के नहीं, सिर्फ आने वाले मतलब में पिछले 20-25 साल में हम लोग देख रहे हैं कि काफी कुछ नुकसान हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से। लोग खुद छोटे से, मेरे 4 प्लॉट लेना, तो 4 प्लॉट में मैं मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टी को साथ दूंगा तो मेरे को कुछ पोजीशन मिल जाएगी, मेरे को पैसा मिल जाएगा, या मेरे को मतलब बिजनेस मिल जाएगा। ऐसी छोटी सोच रखने वाले कौम के सबसे बड़े गद्दार है और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। ये समझदारी हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, और कौम के अंदर हमारे दूसरे लोगों के लिए भी है, जो लोग मतलब मैं कहते हैं ना अच्छे लोगों की या बुरे लोग के, या कौम के इनएक्टिव लोग। इस्लाम के अंदर बहुत क्लियर कट बात की हुई है कि कोई बुरा काम कर रहा है तो आपके पास पावरफुल, आप ताकत से रोकिए, हाथ से रोकिए। हाथ से नहीं रोक सकते तो आप बोल के रोकिए, नहीं रोकते तो कम से कम मन में कहिए बुरा काम है। आज ऐसे बुरे लोगों को हम मुसलमान से अपने एक अच्छी सी सीट देते हैं, उनको सर पे बिठाते हैं और ये चीज करते हैं। कमजोरी, ऐसे लोग गद्दार कौम के लीडर है। गद्दार कौम के लीडर बनाया किसने? हम लोगों ने, हम लोग कमजोर लोगों ने, हम लोग मासरे ने बनाया। जब तक हमारा मासरा ये चीज नहीं समझेगा कि गद्दार कौम के लीडर है, उसको कौम से दूर करना जरूरी होगा और उसको कौम के आगे अपने खुला पाड़ना पड़ेगा। और देश के दुश्मन है वो लोग, हमारे कौम के तो दुश्मन है, हमारे देश के दुश्मन है वो। जब तक हम लोग खुले नहीं पाड़ेंगे, जब तक वो ये बात नहीं आएगी, तो इसके लिए ये सब चीजों पे हमारे गौर करना पड़ेगा। हर एक इंसान के, हर एक मुसलमान के ये सोचना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपने जैसा है कि पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब मैं नहीं सपोर्ट करता। मैं मीम को भी कहता हूं कि एक सेक्युलर आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, वो सेक्युलर आइडियोलॉजी इंडिया में नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं भी मीम के अगेंस्ट में हूं। कांग्रेस के अगेंस्ट क्यों हूं? कि कांग्रेस मतलब में जब जरूर पड़ती है मुसलमानों का इस्तेमाल करके थूक देती है। और बीजेपी क्या करती है? बीजेपी खुलेआम मुसलमानों का मतलब में गलत इस्तेमाल कर रही है, ऐसे लॉ बनाती है और लॉ के तहत मतलब में मुसलमानों के साथ बेइंसाफी करी, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। और फिर बोलते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से आदमी मायूस होता है। आज कोई किसी के बीच में हम लोग देशदास की बात, यानी एक देश की एक अपने आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो वो जब मुसलमान के ऐसे साथ किसी लोगों के साथ अन्याय होगा, अब ऐसे मुसलमान के साथ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो देश के लिए मतलब में लड़ने के लिए बाहर निकले, या उसके दिल में देश के लिए इतनी अपनी जात की एक रिस्पेक्ट हो। जब तक उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, बार बार डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, तो उसको देश के लिए भी उसका रिस्पेक्ट कम होते जाएगा। वो देश के लिए भी बुरी बात है। अच्छा रिजवान साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि दूसरे राज्यों में देखा जाए तो मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं जो है उनका भी एक बड़ा रोल रहता है। जब भी उम्मीदवारों का चयन होता है तब अलग अलग पार्टियां धार्मिक संस्थाओं से मिलती है, या धार्मिक पार्टियों की जो भी मतलब समस्या है, जो एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर वो राजनीतिक पार्टियों के पास जाते हैं ताकि अपने काम का उम्मीदवार जो है उसका सिलेक्शन हो, उनके जो मुद्दे हैं वो चुनावी मैदान में आ सके। लेकिन गुजरात में तमाम चीजें नहीं दिख रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसी संस्थाओं को भी एक्टिव होना चाहिए इस मामले में? मैं ऐसी धार्मिक संस्था को कहूंगा कमजोर धार्मिक संस्था है। वो दिल से नहीं मानती कि उनकी कौम मजबूत बने, सिर्फ उनकी दुकानें चलाने के लिए वो धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं। इस्लाम में सियासत अलग नहीं है, इस्लाम में मतलब में दुनिया और दीन दुनिया अलग नहीं है। ऐसी धार्मिक संस्थाएं सिर्फ ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रही है, दीन और दुनिया अलग है, और सियासत मुसलमानों को कमजोर बना रही है। तो मैं वही धार्मिक संस्था को कहूंगा, आप सच में इस्लाम समझते हो और सच में बात को समझते हो तो ये गौर से समझने की जरूरी है कि कौम के अंदर एम्पावर करना जरूरी है, मजबूत करना जरूरी है, और ये सबसे जरूरी है। और आपकी ये कमजोरी या आपकी डर की वजह से कौम कमजोर बनती है, तो ऐसे कमजोर लोगों के धार्मिक संस्था के लीडर भी नहीं बनना चाहिए। धार्मिक संस्था के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना तो करिए, अच्छी
पीछे डंके की चोट पे करे, सिस्टमेटिक करे और उसके हिस्सेदारी मांगे कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, उसके लिए हम देश के काम कर रहे हैं, देश का एक सिस्टम करा रहे हैं, हम लोग स्कूल चला रहे हैं या हम लोग मतलब में कोई अपने क्या हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम लोग या मदरसा चलाते हैं, वो एक सिस्टम है जो कौम को मजबूत करने की बात है, नॉलेज देने की बात है, अपने कौम की खिदमत करने की बात है। वो हम लोग गलत काम नहीं कर रहे, हम देश के एक पार्ट के हिस्से की तरह काम कर रहे हैं। जब तक ये हम कॉन्फिडेंस से काम नहीं करेंगे, डरते डरते काम करते हैं, वहां तक धार्मिक संस्थाएं भी देश अपने कौम के लिए कुछ कर नहीं पाएगी। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि गुजरात की धार्मिक संस्थाओं के भी मजबूत बनना पड़ेगा और सच की तरह राह पे निकलना पड़ेगा। कमजोर लोग डरता है, मजबूत कभी डरता नहीं है। अच्छा, मुसलमानों में देखा जाए, गुजरात के मुसलमानों में वो कहीं ना कहीं सियासत को लेकर उनके अंदर बेदारी की कमी नजर आती है, आपको भी लगता है? बेशक, बिल्कुल, मैंने पहले वहीं से स्टार्ट शुरू की कि हर एक इंसान के अंदर सियासत बेदारी की जरूरत है। यानी कमजोर हम लोग मतलब मैं सियासत को समझते ही नहीं है। सियासत को हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी समझते हैं। सियासत पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। सियासत देश चलाता है और देश हमारे लिए मजबूत होना चाहिए। हम भारत के रहवासी और भारत के हर मुसलमानों का ईमान मतलब में जो देश में रहता है उसके लिए मतलब में उसके रिस्पेक्ट होता है, उसके लिए उसकी जान कुर्बान करने की नीयत होती है कि ये चीज जरूरी कब है कि जब हमको देश के बारे में रिस्पेक्ट होगा, सियासत के बारे में रिस्पेक्ट होगा। मगर हम सियासत को कांग्रेस सोचते हैं या सियासत को बीजेपी सोचते हैं। सियासत कांग्रेस या बीजेपी नहीं है, सियासत सियासत है। सियासत कौम को मजबूत करने का चीज है कि सियासत वेलफेयर है। सियासत जब तक वेलफेयर की समझ ये नहीं समझ रहे कि सियासत कौम की खिदमत के लिए है, ये तक ये नहीं समझेंगे, वहां तक हम सियासत को मतलब में एक जेट का मतलब में कैंसर की बीमारी की तरह दूर रखेंगे। कैंसर की बीमारी की तरह दूर रखने की जरूरत नहीं है। सियासत को अपनाना पड़ेगा, मगर सियासत को सच्चे दिल से और सच की राह में अपनाना पड़ेगा। सेल्फ इंटरेस्ट की राह पे अपनाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट की राह पे अजमाता है, वो सियासत नहीं करता, वो मतलब में कौम की और देश की गद्दारी करता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। रिजवान साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि गुजरात के मुसलमानों में सियासी बेदारी जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के मुसलमानों के बनिस्बत कम नजर आ रही है। क्या इसकी वजह से भी सियासी हिस्सेदारी लगातार गिरती जा रही है? डेफिनेटली मैं इसी तरह से करूंगा कि सियासत हिस्सेदारी को मतलब मैं मुसलमानों की गुजरात में बहुत कम रही, पहले से भी कम रही है। और मुसलमान, गुजरात का मुसलमान, मैं मानता हूं कि शायद कुछ अलग तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड में कंसेप्ट में सोचता है। वो यूं ही सोचता होगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी, सियासत हिस्सेदारी मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट करना और सेकंड चीज के सीट के अंदर मतलब मैं कन्वर्ट करना। तो गुजरात में मुसलमानों की नंबर ऑफ सीट्स काफी कम रही हुई है जैसा पॉलिटिकल ने, तो उसी वजह से भी शायद मायूस हो चुके हैं। मगर मैं मैसेज तो यही देना चाहूंगा, सियासत को कोई पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी से नहीं समझने की जरूरत है। हम लोग जब तक सियासत को पॉलिटिकल पार्टी की नजर से सोचेंगे, यानी हम लोग सियासत क्या सोचते हैं कि सियासत मतलब में कांग्रेस के मतलब में उम्मीदवार बनना या कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव करना, बीजेपी की आइडियोलॉजी में बिलीव करना, आपकी आइडियोलॉजी में बिलीव करना, मीम की आइडियोलॉजी में बिलीव करना, वो गलत सोच है। सियासत हिस्सेदारी को मैं ऐसे समझने की कहने की कौम को कहना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जब तक हमारे दिमाग में डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात नहीं होगी तो वहां तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। और डेमोक्रेसी मजबूत कम होगी, आइडियोलॉजी पे मजबूत होती है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी वो कोई बेस्ड आइडियोलॉजी है ऐसा नहीं है, बीजेपी आइडियोलॉजी बेस्ड आइडियोलॉजी या बुरी आइडियोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। आइडियोलॉजी सच्ची भी हो सकती, बुरी भी हो सकती, मगर आइडियोलॉजी को किस तरह से गवर्न करना, किस तरह से कंट्रोल करना, वो इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से मतलब में कोई पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी से भटकती है तो सियासत जिम्मेदारी जब आती है कि आइडियोलॉजी को भटकने से पहले, जैसे गांधी जी प्रोटेस्ट करते थे और लोगों को रोकने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि भाई आप मतलब में जैसे चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ था कि जब मतलब में सियासत हिस्सेदारी बहुत मजबूत थी, उसके बावजूद ऐसा मौका आया कि मतलब में चोरी चोरा का इतना अच्छा सा मतलब में उस वक्त मतलब में इंडिया का एक अच्छा सा अहिंसक आंदोलन चला था, मगर वो आंदोलन को हिंसक में मतलब में वायलेंस पे कन्वर्ट हुआ, तो उन्होंने तुरंत वो वायलेंस रोक दिया, क्योंकि उनका मैसेज ये था हम लोग देश को आजाद करना चाहेंगे मगर वायलेंस से नहीं आजाद करना चाहेंगे, अपने अनवायलेंस से आजाद करना चाहेंगे। इसी तरह से मुसलमानों के समझने की जरूरत है कि सियासत की हिस्सेदारी कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर बनने की जरूरत नहीं है। सियासत की हिस्सेदारी पॉलिटिकल पार्टी को उनके लाह पे लाने की जरूरत है, हमारे कौम के वेलफेयर के लिए जरूरत है, देश के वेलफेयर के लिए जरूरत है। जब तक ये सोचेंगे नहीं, वहां तक को सियासत हिस्सेदारी को समझेंगे नहीं। सियासत लेकिन एक सवाल ये उठता है, जैसे आपने सवाल किया, जहां आप बैठे हैं या एक अलग तरीके से सीमांकन मौजूदा वक्त में हो रहा है कि मुसलमानों के वोट को शून्य बना दिया जाता है पूरे विधानसभा में या कॉरपोरेशन का इलेक्शन है उस वार्ड में, तो अब कैसे वो मुसलमान किसी भी पार्टी पर राजनीतिक दबाव बना सकता है जब उसके वोट की कोई अहमियत ही नहीं है? और पार्टी से जुड़े उम्मीदवार ये भी कहते हैं कई मर्तबा कि हमें आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। वो भी एक सोच, गलत सोच है।
आज भी बीजेपी गुजरात के अंदर 25 साल से बैठी हुई है, मगर काफी ऐसी सीटें हैं जो 2000 से 5000 वोट के बीच में से जीत के नंबर वोट से जीत जाती है। क्या 5000 मुसलमान इकट्ठा होकर ऐसा नहीं सोच सकते कि ये पॉलिटिकल पार्टी को मेरे हराना है या ये पॉलिटिकल पार्टी को मेरे मतलब में मेरे से डिक्टेट करना है? उसके लिए कुछ लाखों में होने की तादाद की जरूरत नहीं, हजारों में भी होने से भी काम हो सकता है, मगर सोच बनाने पैदा करने पड़ेगी और सोच को एक सही सिस्टम में लाके उसको डिक्टेट करना पड़ेगा। हम लोग जब तक मतलब में एक कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिएंगे, वहां तक मतलब में कीड़े मकोड़े तरह की पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस्तेमाल करते रहेगी। पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस्तेमाल नहीं करे, हमारी सोच हमारी आइडियोलॉजी के साथ चले या हम उनको आइडियोलॉजी को डिक्टेट कर सके, ऐसे मजबूत बने, ऐसा नहीं बनेंगे वहां तक हम यही चीज रहेगी। इसलिए हम हमारे एक चीज समझना पड़ेगा कि सियासत हिस्सेदारी होना जरूरी है और सियासत हिस्सेदारी बहुत मजबूत तरीके से होना जरूरी है। ये जब तक हमारी समझ नहीं आएगी वहां तक हम लोग कमजोर ही रहेंगे। अच्छा रिजवान साहब, देखा जाए अभी इलेक्शन आने वाला है, इसमें कई राजनीतिक पार्टियां हैं। दो चीजें हो सकती है, या तो मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है या तो एक प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम जमा होकर और ये कह सकता है हम इसके पार्टी के साथ जा सकते हैं। क्या इन दोनों चीजों से भी फायदा या नुकसान हो सकता है? फिर से आपने पार्टी का वर्ड इस्तेमाल किया, मैं पार्टी के वर्ड से अगेंस्ट में हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, वेलफेयर जो हमारे वेलफेयर के लिए या देश की वेलफेयर के लिए काम करता है उसके साथ में जुड़ना है। और वेलफेयर एक सिर्फ छोटी विजन नहीं रहेगी, आज की वेलफेयर नहीं, लॉन्ग टाइम पे लंबी विजन होनी चाहिए, छोटी विजन नहीं होना चाहिए। आज के दिन के मेरे को सड़क मेरी बन गई वो मेरा वेलफेयर नहीं दिखना चाहिए, छोटी सी विजन, ऐसी विजन होना चाहिए कि जिसकी वजह से कौम परमानेंट मजबूत हो। जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दिया था मतलब मैं मनमोहन सिंह साहब का, मनमोहन सिंह साहब ने ऐसे कितने रिवॉल्यूशन डिसीजन लिए थे, आरटीआई आरटीई, ये आने से मतलब कॉमन मैन ताकतवर बना। ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली बात होगी कि आज एक दो दिन के लिए सड़क किसी ने बना दी, दो दिन में किसी ने हमारे आके कोई काम छोटा सा कर दिया, तो उस पर हमारे लालच में नहीं आना है, हमारे बड़ी विजन रखना पड़ेगी। और बड़ी विजन के साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसी मैटर पे गवर्नमेंट काम करती है और ऐसी कौन सी पॉलिटिक पर हमारे साथ नुकसान कर रही है, क्योंकि काफी अभी की पॉलिटिकल पार्टी ऐसे है लॉ के तहत कौम के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। उसका हम लोगों स्ट्रांगली विरोध करना पड़ेगा कि लॉ के तहत सोचो, कायदा बना के आपको साथ आपके विरोध कर रही है और कायदे के लूपहोल्स का फायदा उठा रही है, वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसी गलत बातों के पॉलिटिकल पार्टी को रोकना पड़ेगा। ऐसी गलत पार्टी के लिए लोगों के बाहर आके मैसेज देना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस्तेमाल कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लॉ के तहत हमारा मिसयूज कर रही है, हमारे को डिस्क्रिमिनेट कर रही है। हम लोग इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर इक्वल राइट्स हैं, इक्वल राइट्स टू प्रॉपर्टी है। आज इक्वल राइट्स टू प्रॉपर्टी गुजरात में कहां रहेगा? वो राइट का प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, तो उसके भी विरोध हम लोग करते नहीं। क्या डरते रहेंगे, चुप करते रहेंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या सियासत में धर्म कितना इंपॉर्टेंट है मौजूदा वक्त? मौजूदा वक्त में लोगों ने धर्म को इंपॉर्टेंस बना दिया, एक टूल बनाया हुआ है। पाकिस्तान ने जो दिन धर्म को टूल बनाया था, आज 20 साल के बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। इंडिया ने आज धर्म को, इंडिया की आइडियोलॉजी जो धर्म को टूल बनाएगा तो 20 साल के बाद ये इंडिया खलास हो जाएगा। वो डर है हमारे को, इसी वजह से हमारे साथ काफी ऐसे सब लोग जुड़े हुए, अलग अलग मजहब के लोग जुड़े हुए। वो सिर्फ वो उनका मैसेज ये है कि भाई कोई भी देश को या कोई भी पॉलिटिक्स को जब तक धर्म का टूल बनाओगे तो देश खलास हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, साइंस के रियलिस्टिक रेशनल थिंकिंग से दूर चला जाता है। वो बिल्कुल गलत बात है और वो समझदारी जब तक हमारे में नहीं आएगी तो हम देश का नुकसान कर रहे हैं, हमारी इंडियन की पॉलिटिक्स का नुकसान कर रहे हैं। और वो पॉलिटिक्स का नुकसान कौम का नुकसान है, लॉन्ग रन पे मतलब में कॉमन मैन का नुकसान है, कमजोर लोगों का नुकसान है। ऐसे लोगों का नुकसान करने वाली चीज हम लोग नहीं चलानी चाहिए हमारे। शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतना लंबा इंटरव्यू दिया। ये सिलसिला जो है मुस्लिमों की सियासी हिस्सेदारी लगातार जारी रहेगा। अभी रिजवान साहब से बात की, आने वाले दिनों में किसी और से बात करके इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी लगातार कम क्यों होती जा रही है।